हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 9th का अभ्यास 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। अगर बच्चे आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पहली बार आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पूरा का पूरा ये अभ्यास समझ में आ जाएगा। और यही नहीं, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा तो आपको मैं मैथ से मोहब्बत करा दूंगा। जो बच्चे होते हैं मैथ के नाम से डरते हैं ना, आपको डर खत्म हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो बच्चे, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी विलंबता के। बच्चे पहला प्रश्न बोल रहा है इसमें कि यहाँ पर निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सी संख्या परमे है और कौन सी संख्या अपरमे है। बच्चे जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कि परमे और अपर में छाटिए तो मेरा एक नियम याद रखिएगा बच्चे, मेरी एक छोटी सी नियम होती है, इसको याद रखिए। ये नियम क्या बोलता है गणित का कि कहीं पर भी परमे संख्या में आप अपरमेय संख्या जोड़िए चाहे घटाइए, इसकी वैल्यू हमेशा प्राप्त जो होगी वो हमेशा अपरमेय प्राप्त होगी, ठीक है। और कहीं पे अपरमेय संख्या में से अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे, अपरमेय संख्या में गुणा करेंगे तो इसकी भी वैल्यू अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? अपरमेय संख्या। या फिर दो अपरमेय संख्या का भाग भी देंगे, गुणा करिए चाहे भाग दीजिए, अपरमेय संख्या से अपरमेय संख्या में अलग अलग रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? अपरमेय। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अलग अलग संख्या और अपरमेय होनी चाहिए तो भी अपरमेय प्राप्त होगा बच्चे। परमेय मतलब होता है ना कि जिसको हम बट्टे में लिख सके P बटे Q में, और अपरमेय मतलब होता है जो संख्या करड़ी में हो, करड़ी में अभाज्य संख्या हो, करड़ी में अभाज्य या भाज्य कुछ भी हो, कोई संख्या करड़ी में हो जिसका हम गुणनखंड पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, जोड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हमारा ये पहला प्रश्न है बच्चे, 2 माइनस करड़ी में 5 परमेय है कि अपरमेय है? यह एक अपरमेय है। कैसे पता? नीचे का नियम देखिए, मैंने क्या बोला कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़िए चाहे घटाइए, उसका वैल्यू क्या होगा? अपरमेय। तो ये हमारा परमेय है और ये अपरमेय है, इसमें से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू अपरमेय प्राप्त होगी। अब दूसरा देखिए, इसको क्या करते हैं, 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23, इसकी वैल्यू परमेय होगा कि अपरमेय होगा? इसको आप पहले घटा लीजिए, माइनस करड़ी में 23, इसको आप पहले घटा लीजिए, इसके बाद इसको आप हल करिए। अब देखिए करड़ी में 23 माइनस और प्लस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 जो हमारा होता है यह एक परमेय संख्या होता है, यह एक परमेय संख्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब वैसे ही 2 करड़ी में 7 और 7 करड़ी में 7 परमेय है कि अपरमेय है? तो ये ऊपर नीचे सेम है ना। मैंने क्या बोला, अपरमेय और अपरमेय अलग अलग होगा तब अपरमेय प्राप्त होगा, लेकिन सेम एक ही जैसा हो गया तो उसकी वैल्यू परमेय हो जाएगी। ये सेम है ना, कट गया तो 2/7 बच जाएगा हमारा, और 2/7 हमारा होता है परमेय संख्या, ठीक है बच्चे। ये हमारा हो जाएगा परमेय, 3 नंबर परमेय हो जाएगा। 1/करड़ी में 2 क्या है, परमेय की अपरमेय? तो बच्चे यह एक अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? अपरमेय ही प्राप्त होगा। किसी भी अलग संख्या में भाग दोगे तो अपरमेय ही प्राप्त हो जाएगा। अब बोल रहा है अगला बोल रहा है 2 पाई। ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों? ये प्रश्न अक्सर आता है, बहुत आसान है लेकिन आता अक्सर है। क्यों आता है भैया? तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन रहते हैं कि पाई क्या है। पाई जो हमारा होता है यह अपरमेय है, पाई हमारा अपरमेय है, और सबको पता है कि किसी अपरमेय संख्या से किसी भी संख्या में गुणा करने पर इसकी वैल्यू भी अपरमेय ही प्राप्त होगी, यानी कि 2 पाई हमारा एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर बच्चे? मुझे उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि कब परमेय होगा कब अपरमेय होगा। बस एक बात ध्यान रखना, 2 अलग अलग हो, एक परमेय और एक अपरमेय, को जोड़े चाहे घटाएं उसकी वैल्यू अपरमेय होगा। और 2 अपरमेय संख्या मिल जाए, 2 अपरमेय संख्या मिल जाए, इसका गुणा या भाग करें और दोनों अलग अलग हो तो इसकी वैल्यू अपरमेय होगी। अलग अलग रहेगा तो बिना कहे पूछे अपरमेय हो जाएगा। 2 अलग अलग, एगो परमेय एगो अपरमेय अलग अलग संख्या हो तो उसमें गुणा करो चाहे भाग दो, वो बिना कहे पूछे ऑपर में आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 को बिल्कुल आसानी से हल करते हैं बच्चे। आप देखो ध्यान से, क्या बोला है ना कि निम्नलिखित व्यंजक को आप सरल करिए। ये जो भी कुछ व्यंजक दिया गया है इसको हल करके आपको छोटा बनाना है। तो बच्चे इसको छोटा कैसे बनाते हैं ना, देखो इधर ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है घर, हे घर में 2 गो आदमी है और हेहू घर में 2 गो आदमी है, यानी 2 गो घर, हे में 2 आदमी, हे में 2 आदमी। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि इसमें ना हे घर से आदमी निकल के जाएगा तो हे में दोनों आदमी से मिलेगा। ध्यान समझना, मानो कि ये आपका घर है और ये आपके मामा का घर है। आप जाओगे अपने मामा के घर तो मामा से भी मिलोगे और मामी से भी मिलोगे, दोनों लोगों से मिलोगे।
मिलोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा कि 3 से 2 में गुणा होगा, 3 दूना के 6, फिर प्लस का भी गुणा होगा, ये प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे तो ये गया, आप गए तो आप मामा मामी दोनों से मिल लिए। अब आपका बच गया छोटा भाई, वो भी जिद करने लगा कि हम भी जाएंगे मामा गाँव, तो लो भाई तू भी जाओ। अब ये भी जाएगा तो मामा से भी मिलेगा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मामी से ना मिले, उनसे तो मिलना जरूरी ही है, तो इनसे भी मिल लेगा। तो करड़ी में 3 में अब 2 से गुणा करेंगे बच्चे, तो ये प्लस और ये भी प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 करड़ी में 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब फिर करड़ी में 3 में करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस, और करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 कर देंगे बच्चे, तो ये करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 6 प्लस ये 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, और प्लस ये 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस अब इसको हम हल करेंगे, 3 दूना के 6, दोनों करड़ी में है ना तो गुणा हो जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि करड़ी में 6 हमारा इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही आपका बन जाएगा आंसर। और चाहो तो इसमें कॉमन करके छोटा कर सकते हो, लेकिन कॉमन मत करिएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। अब वैसे ही 2 नंबर को देख लेते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसको भी हल कराऊंगा, मिटाऊंगा तो ठीक है, इसको मिटा कर उसको हल कराता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है भैया कि आप 3 प्लस करड़ी में 3 फिर 3 माइनस करड़ी में 3 इसको हल करो। इस प्रश्न को ना आप इस तरह से विस्तार मत करिएगा, ऐसे विस्तार करेंगे तो भी हो जाएगा कि ये वाला पद जाएगा इस दोनों में गुणा होगा, फिर ये वाला पद से इन दोनों पद में गुणा होगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा दे देना कि यहाँ पर दोनों अंक सेम सेम है, बस एगो में प्लस है एगो में माइनस है, इस तरह का प्रश्न जब आपको दे तो इसको उससे भी इससे भी आसान तरीका में करते हैं, विस्तार में नहीं करते, इसको और आसान सूत्र पे करते हैं। कैसे? तो इसका सूत्र बनता है ना कि सेम सेम संख्या है, एगो में प्लस एगो में माइनस है बच्चे, एगो में प्लस एगो में माइनस, दोनों जगह सेम संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि इसका एक बार कर देंगे, इसका एक बार कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस, फिर एक बार इसका कर देंगे स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके घटा दीजिएगा। पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। अब प्लस माइनस कहीं पे दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्लस आगे कर दे माइनस पीछे, या फिर माइनस को आगे कर दे प्लस को पीछे कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना कि एगो माइनस और एक प्लस है और दोनों अंक सेम सेम है ना, तब ये नियम काम करेगा कि आगे वाले का वर्ग माइनस पीछे वाले का वर्ग आप लगा दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 का वर्ग बनेगा 9, और करड़ी में 3 का वर्ग होता है भैया केवल और केवल 3। अब 9 में से 3 गया 6, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा बच्चे 6। क्लियर है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 को। 5 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर लिखा है भैया ना। इसका पता है क्या होता है, जब भी 2 अंक लिखिए इसका एक सूत्र लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कहोगे ये कैसे पता चला, तो आगे वाले को a मानते हैं, फिर प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, पीछे वाले को b मानते हैं, इसके आगे कोई होता तो उसको c मान लिया जाता, उसके आगे होता तो d मान लिया जाता। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला बनता है ना, इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब आगे वाले का वर्ग फिर पीछे वाले का वर्ग फिर प्लस 2 वाली से दोनों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का मतलब होगा बच्चे करड़ी में 5, करड़ी में 5 का वर्ग प्लस b का मतलब फिर दूसरे वाले, दूसरा पे क्या है करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2ab, 2 का मतलब 2 हो जाएगा, a का मतलब फिर कहाँ पे आएंगे आगे वाला, सबको पता है कि आगे वाला a पीछे वाला b होता है, तो आगे वाला क्या है बच्चे करड़ी में 5 है, इनटू फिर क्या है b का मतलब करड़ी में 2। इसको हल कर लेंगे ना, तो करड़ी में 5 का वर्ग सिर्फ 5 होता है, करड़ी में 2 का वर्ग सिर्फ 2 होता है। किसी भी संख्या करड़ी में होना, कोई भी संख्या और उसका वर्ग करना हो तो कुछ मत करिए, करड़ी हटा दीजिए संख्या बाहर आ जाएगी, करड़ी हटा दीजिए संख्या बाहर आ जाएगी, यही इसका वर्ग होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर है इसका हल करेंगे तो 2 इंटू के करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5 है, 2 से 5 में गुणा करेंगे, करड़ी का करड़ी में गुणा हो जाता है, तो 2 से 5 में गुणा होगा 10 बनेगा, यानी कि 10 हो जाएगा करड़ी में, तो 2 करड़ी में 10। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 2 बनेगा 7, अब प्लस 2 करड़ी में 10, आपका बन गया आंसर। क्लियर बच्चे, यही हमारा 7 प्लस 2 करड़ी में 10 आंसर हो गया। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, मिटा दो ताकि उसको भी हल कर सके जगह बना करके। ठीक है बच्चे, देखिए अब यहाँ से इसको जगह बना दिए और इसको कर देते हैं हल। अब देखो सेम वही प्रोसेस जैसे मैंने बोला था प्रश्न नंबर 2 ना, याद आ रहा आप लोगों को
कि जब आपको दो जगह सेम सेम पद दे, एगो में प्लस हो और एगो में माइनस हो बच्चे, तो उसको विस्तार में इस तरह से गुणा मत करिएगा या उसको सूत्र पे हल करिएगा। तो देखो ना है दोनों सेम सेम है कि नहीं है, सेम सेम है कि नहीं भाई, दिख पा रहा है आपको? अपने आँख को थोड़ा खोल के देखो, थोड़ी ध्यान से खोल के देखो। आँख खोलने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी खोल लो बच्चे, दिमाग खोल के देखो। देखो दोनों सेम सेम है ना, एक में प्लस है और एक में माइनस है ना। माइनस आगे करे चाहे पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कि आगे वाले का वर्ग माइनस फिर पीछे वाले का वर्ग माइनस पीछे वाले का वर्ग। ये हमारा हमेशा फॉर्मूला यही लगाइएगा, ठीक है ना, हमेशा यही लगाइएगा। चाहे यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, चाहे यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, कुछ भी हो, हमेशा आगे वाले का वर्ग माइनस फिर पीछे वाले का वर्ग कर लेंगे। करड़ी में 5 का वर्ग 5 बनेगा, माइनस करड़ी में 2 का वर्ग 2 बनेगा। 5 में से 2 गया 3, आपका बन गया आंसर। काम खत्म। देख रहे हो, टाइट फिश हो गया। कितना आसान आसान प्रश्न है बच्चे। आप लोग थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों को धैर्य और शांति बना के अपने पास रखो बच्चे, और कापी कलम उठा के नोट करोगे ना, तो मैं इसकी पूरी संभावना देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन खाली वीडियो आंख उठा के देखोगे, नोट नहीं करोगे ना, तो कुछ भी आएगा फिर भूल जाएगा। इसलिए नोट करते चलो मेरे साथ में, बड़ी मार मारे जाओगे। हम तो मार नहीं सकते मोबाइल में घुस के, तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेन करेंगे बच्चे, सीधे बता दे रहे हैं। अब कहोगे मम्मी पापा से कैसे ना, तो नंबर पता करके कंप्लेन करेंगे। पापा से नहीं, मम्मी से। पापा तो मारते नहीं होंगे, मम्मी सीधे टाई धक्का उखाड़ के मारती होंगी, उन्हीं से कंप्लेन किया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला वाले पे, 3 नंबर पे। बच्चे ये प्रश्न नंबर 3 तो थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा सा अलग दिमाग का प्रयोग करना है और बिल्कुल थ्योरी में इसको हल कर जाएंगे। देख लो क्या बोला है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, ठीक है, पाई को एक वृत्त की परिधि जहां पे सी मान लिया जाता है तथा उसका व्यास डी मान लिया जाता है के अनुपात से परिभाषित करते हैं। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि पाई इक्वल टू सी अपान में डी है तथा इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपर में है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? मेरे बच्चे कंफ्यूजन मत पालो। पहली बात कि आप प्रश्न जब पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। मैं समझाता हूं। देखो, आपको बोलता है कि पाई जो होता है वो एक वृत्त के परिधि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वृत्त के परिधि के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल बना के नहीं भैया, थोड़ा सा गोल बना, ज्यादा नहीं बन पा रहा। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये इसका त्रिज्या है और ये इसका बन गया व्यास, जिसको डी से दिखाते हैं। जब केंद्र से होकर रेखा जाती है, परिधि को दोनों तरफ टच करती है, वो व्यास होता है। और जो वृत्त के बाहरी लंबाई होता है, जो बाहरी लंबाई होता है, इसको बोलते हैं परिधि। नहीं समझ रहा ना? नहीं, चूड़ी नहीं लिए ना, चूड़ी नहीं पहने, चलो कोई बात नहीं। जैसे देखो घड़ी है, घड़ी की जो बाहरी लंबाई है ना, इसी को बोलेंगे परिधि। यानी कि वृत्त का बाहरी लंबाई है, इसको बोलेंगे परिधि, और परिधि को सी से दिखाया जा रहा है। अब इसी चीज को बोला जा रहा है बच्चे, इसी चीज को कि इसके परिधि का लंबाई जो भी कुछ आ रहा हो, उसमें इसके व्यास से भाग देंगे तो एक वैल्यू प्राप्त होगा। इसके परिधि में इसके व्यास से भाग देंगे, एक वैल्यू प्राप्त होगा सी, अरे पाई। ठीक है, पाई प्राप्त होगा। अब यही बोल रहा है कि पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, मैंने उधर अभी बताया भी था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका वैल्यू दशमलव में समथिंग जाता है, रिपीट करता है, मतलब कि रिपीट नहीं करता, बार बार आता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग होता है। ठीक है बच्चे, तो यह एक अपरिमेय है और आपको पता है कि ये वाला और ये वाला एक संख्या है, तो यह इसका एक कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध कर रहा है कि अपरिमेय और परिमेय कैसे बराबर हो सकते हैं। बच्चे, ये अंतर विरोध नहीं कर रहा है, ये सही है। उसमें लिखा है कि अंतर विरोध ना, वो आप लिख दीजिए कि यह अंतर विरोध नहीं कर रहा है, यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई हमारा अपरिमेय है। ठीक है भाई, चलो अपरिमेय है, लेकिन अब बताओ हमारा जो इनमें से पाई अपरिमेय है, तो इन दोनों को भाग दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो दो वस्तु का भाग देने पे अपरिमेय कब प्राप्त होगा? जब दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा। मैंने इधर लिखा था, दो अपरिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब श्योर है कि उसमें से दो संख्या को भाग दे रहे होंगे ना, तो एक परिमेय होगा तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जो वृत्त का व्यास होता है, इसकी लंबाई कुछ भी होती है, फिक्स लंबाई हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर, ये सब परिमेय में आएंगे। तो डी हमारा हो गया परिमेय। तो अब जब डी परिमेय हो गया, तो निश्चित है कि सी हमारा अपरिमेय होगा। यानी किसी भी वृत्त की परिधि जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। यानी वृत्त की लंबाई कभी निश्चित नहीं होती है, किसी भी वृत्त के परिधि की लंबाई कभी निश्चित होती ही नहीं है। दुनिया में सारे वृत्त की लंबाई फिक्स नहीं है, सबकी वैल्यू एक बहुत रैंडम दशमलव में वैरी करता है। तो इसलिए यह हमारा सी जो है, यह सी अपरिमेय होने के कारण, सी हमारा अपरिमेय होने के कारण यह इसका अंतर विरोध नहीं कर रहा है, यह इसका सत्यता ही है, सही ही है। क्लियर बच्चे? अब चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को।
कि करड़ी में 9.3 को आप संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शाओगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देख लो बच्चे, कठिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। एकदम आराम से देखो, मजा में सीख जाओगे, मजा आ जाएगा सीख करके। सबसे पहले बोला है क्या कि करड़ी में 9.3 को दिखाना है, ठीक है, 9.3 को दिखाना है संख्या रेखा पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक खींचेंगे रेखा, और सबको पता है कि संख्या रेखा मतलब रेखा खींच के उसके नीचे संख्या लिखी जाती है। यहाँ पर मान लेंगे 0, और 0 से शुरू हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, और इस रेखा की लंबाई कहाँ तक ले जाएंगे बच्चे, कहाँ तक ले जाएंगे, तो ये रेखा की लंबाई दूर तक कर लीजिएगा। अब इसके रेखा के ऊपर 9.3 है ना, 9.3 नाप करके कहीं काट दीजिएगा। मान लो कि इसको हम मान लिए हैं O बिंदु, ये O है, ये 0 है, O है, और इसको हम मान लेते हैं बच्चे क्या, इसको मान लेते हैं हम A मान लेते हैं। O से A के बीच की दूरी है 9.3, ठीक है, इसके बीच की दूरी है 9.3। अब इसके बाद आप एक कदम और आगे बढ़िएगा, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़िएगा, इसको मान लीजिए B, इसको आप B मान लीजिए, ठीक है बच्चे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर आप कर लीजिएगा। अब यहाँ तक मानने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई हमारी OB बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमारी OB बनेगी। अब मान लेंगे कोई वृत्त हम खींचेंगे जिसका व्यास OB हो जाएगा। व्यास क्या होगा बच्चे, OB हो जाएगा। इस OB को अब व्यास मानिएगा। सबको पता है कि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो परिधि से परिधि को टच करता है। अगर मानो कि ये O है, ये B है, अब इसको हम व्यास मानेंगे 9 1 10.3 मान लेंगे, तो इसका व्यास मानने का मतलब कब इस तरह से वृत्त बन पाएगा, जब इसका सेंटर होगा बीचों बीच में, इसका केंद्र बीचों बीच में होगा, और यहीं से हम ऐसे वृत्त खींचेंगे। इसका मतलब है कि OB हमारा वृत्त का व्यास है। तो अब इसकी त्रिज्या हम प्राप्त कर लेंगे, जिसका नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका त्रिज्या हम कुछ नाम दे देंगे बच्चे। इस त्रिज्या का आप नाम पता है क्या दोगे, 9 O और B के बीच की त्रिज्या आप लिख देना C, OC हमारा क्या बनेगा, त्रिज्या। अब यहीं से एक हम वृत्त का निर्माण करेंगे, ऐसे एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो ऐसे होकर के जाएगा, और नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे आप मत खींचिएगा। ये हमारा वृत्त नीचे तक गया है ना, नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे, बस ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है चित्र में, मैंने ले लिया। अब लेने के बाद A से ऊपर एक सेंटीमीटर का सीधा रेखा ऊपर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, मतलब जितना सेंटीमीटर जाए, 1 सेंटीमीटर नहीं, जितना सेंटीमीटर जा सकता है। इस 1 सेंटीमीटर की दूरी वाले से यहाँ पर एक रेखा ले जाएंगे, जिसका नामकरण कर देंगे हम लोग D। अब D हमको मिल गया AD। अब दोबारा एक छोटा सा काम करो, आप फिर एक दोबारा छोटा सा काम करो, एक वृत्त फिर बनाओ। अब कहोगे सर ये वृत्त कैसे बनाऊं, कितना छोटा कितना बड़ा वृत्त बनाऊं मैं, तो भाई आप मान लो कि ये हमारा AD वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या के द्वारा ऐसे एक वृत्त बनाओ, इस त्रिज्या के द्वारा ऐसे एक वृत्त बनाओ, और ये वृत्त जहां पर कट करेगा इस बिंदु को आप मान लीजिएगा E। आपका यही बिंदु E हो गया। इसी को 9 करड़ी में 3 हम दिखा सकते हैं। यही हमारा करड़ी में 9.3 हो गया वैल्यू बच्चे, यही हमारा करड़ी में 9.3 की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्लियर बच्चे, देख रहे हो कितना आसान प्रश्न है बच्चे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। यहाँ पर जो भी कोई प्रश्न दिया गया है इसके हरों का परमेयकरण करना है। अब कहोगे कि मास्टर साहब हर का परमेयकरण तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ये बताइए, जब कोई संख्या लिखता है तो आपको इतना पता है ना कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो नीचे वाले का परमेयकरण करना है। ये कैसे किया जाएगा, तो इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम बस एक लाइन का है बच्चे, एक लाइन का। कैसे, जो भी कोई संख्या नीचे दे इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करिएगा, बस इसका चिन्ह बदल दीजिएगा। इसमें 2 पद होंगे तब सिंगल पद होगा, तो जौन संख्या नीचे है इसी संख्या से ऊपर गुणा करिए और इसी संख्या से नीचे गुणा कर दीजिए, पुनः हो गया इसके हर का परमेयकरण। अब इससे इसको कटा मत दीजिएगा, कटाइएगा मत, ये गलती मत करिएगा। बस अब इसका हल करेंगे। इसको एक में करड़ी में 7 से गुणा करेंगे, करड़ी में 7, करड़ी में 7 से करड़ी में 7 में गुणा करेंगे, तो कोई संख्या एक ही संख्या 2 बार करड़ी में होता है ना, एक ही तरह की संख्या 2 बार करड़ी में होता है, तो उसको एक बार लिख देते हैं, इसका करड़ी गायब कर देते हैं, इसका करड़ी गायब हो जाएगा, यानी 7/7 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब वैसे ही इसका हर का परमेयकरण करना है। यहाँ पर तो एक पद था तो उसके ऊपर नीचे गुणा कर दिए, यहाँ पर हो गया 2 पद। अब इसमें किसको लोगे, 7 को लोगे कि 6 को लोगे, तो ना 7 लेना है ना 6 लेना है, दोनों को लेना है। कैसे, तो देखिए करड़ी में कितना लिखा है 7 माइनस के 6 है ना, तो माइनस के 6 ना लीजिएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो चिन्ह प्लस ले लीजिएगा। जौन चिन्ह नीचे रहेगा उसका उल्टा चिन्ह यहाँ पर लेंगे, अंक तो यही रहेगा, चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे प्लस। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही इसी संख्या से फिर ऊपर भी गुणा कर देंगे, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6,
ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुणा हमेशा किया जाता है। हर के प्रमेयीकरण का नियम सुन लो, ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा किया जाता है। और ये संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, कौन सी संख्या लेते हैं, तो जवन यहाँ पर हर में रहेगा उसी संख्या को ले लीजिएगा, बस इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, हो गया प्रमेयीकरण। अब करते हैं, एक से इस पूरे में गुणा करेंगे तो करड़ी में 7 अब प्लस करड़ी में 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब बटा में इन पूरे से इनका आपस में गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसके पहले ही सिखाया था पहले वाले वीडियो में, पहले वाले प्रश्न में, कि एक संख्या यहाँ पर, दूसरी संख्या यहाँ पर, अब वही संख्या इधर भी है लेकिन एगो माइनस में है एगो प्लस में है। जो संख्या यहाँ पर वही संख्या यहाँ पर, एगो माइनस एगो प्लस, तो इसका सूत्र बनता है कि आगे वाले का वर्ग माइनस पीछे वाले का वर्ग, दोनों का वर्ग यहाँ पे कर दीजिएगा। अब इसी को आप कर दीजिएगा हल, तो यहाँ पर बनेगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा में 7, करड़ी में 7 का वर्ग सिर्फ 7 बनेगा, माइनस करड़ी में 6 का वर्ग सिर्फ 6 बनेगा। इसको हल कर लेंगे, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 अब बटा में 7 में से 6 गया 1 आएगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। आपका दोनों आंसर सही है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये आपकी वैल्यू क्लियर हो चुकी है। क्लियर बच्चे? अब बच्चे देखते हैं इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, इस 5वें का तीसरा, 1/7 1 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 की वैल्यू क्या होगी। परमेयीकरण करेंगे इसके हर का तब, तो इसके हर का परमेयीकरण करने से पहले आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी कोई संख्या नीचे यहाँ पर दिया है उसी संख्या को एक बार फिर उतारो, करड़ी में 5 और यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिएगा, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसी संख्या को, जो संख्या हम बनाए हैं इसी को फिर ऊपर भी भेज देंगे, फिर इसी को हम ऊपर भेज देंगे और इसी को हल करना शुरू कर देंगे। 1 से इस पूरे में गुणा होगा बच्चे, तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब फिर नीचे गुणा करेंगे तो इसका गुणा नहीं करना है, क्यों? मैंने पहले बताया कि दोनों संख्या सेम सेम, चिन्ह अलग अलग, तो क्या करना होता है, आगे वाले का वर्ग माइनस फिर पीछे वाले का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दीजिएगा। तो ये बनेगा क्या हमारा, ये क्या बनेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटा में 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, करड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसको हल, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, 5 में से 2 गया 3, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बच्चे? अब वैसे ही इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए भी सेम वही काम है कि जो संख्या हमारा नीचे है इसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे और ऊपर, बस इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, बस इसका चिन्ह आप बदल दीजिएगा, हो जाएगा इसका रेशनलाइज, परमेयीकरण हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो 1 से इस पूरे में गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा करड़ी में 7 प्लस के 2, इस 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में वही संख्या उतर जाता है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे, करड़ी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, अब करड़ी में 7 अब प्लस 2, अब करड़ी में 7 का वर्ग 7 अब माइनस 2 का वर्ग 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी करड़ी में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3, आपका आंसर। क्लियर बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चे, और इसका अगला अभ्यास अभी जस्ट लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लो बच्चे। ठीक है, और आपके मैथ के पूरे प्रश्न के, पूरे अभ्यास के एक एक प्रश्नों का मैं हल कराऊंगा, उसका सारा वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपके प्लेलिस्ट में जाके खोल लीजिएगा, क्लास 9 का जो चैप्टर रहेगा उसी में से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद बच्चे, अब मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।